जोहार दोस्तों, आप सभी का नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। नाग पूर्णिमा फाउंडेशन का मकसद यही है कि हर घर में शिक्षा की दीप जलाया जाए। हेलो दोस्तों, आज पंचवर्षीय योजना को आगे बढ़ाते हुए 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 6ठी पंचवर्षीय योजना या उसके पहले अनवरत योजना के बारे में चर्चा करते हुए हम लोग पंचवर्षीय योजना की इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। अगर आप इससे पहले के वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कोई भी जो योजनाएं बनाई जाती है तो किसी भी देश का हो या किसी भी क्षेत्र का, चाहे अपने घर का ही योजना क्यों ना हो, तो उसका जो मुखिया, अगर वो मुखिया परिवर्तित हो रहा है तो हो सके योजना में भी कुछ परिवर्तन हो। तो इसी तरह से जो भारत सरकार जब 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी की सरकार 1966 से लेकर 77 तक रही। लेकिन संयोग से 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई और जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने जो इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही थी उसको जो 5 वर्ष पूरा होने से पहले ही, 1 वर्ष पहले ही 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि हम लोग को विदित हो कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो कालखंड था वो था 1974 से लेकर 1979 तक और जनता पार्टी ने ये 5वीं पंचवर्षीय योजना को पूरा नहीं होने दिया और 1 साल पूर्व ही, मतलब 1978 में ही 5वीं पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया और अपना अनवरत योजना लाया। कौन सा? अपना अनवरत योजना। और अनवरत योजना का भी इन्होंने, जनता पार्टी ने भी टारगेट रखे थे कि 5 साल तक चलाया जाए, मतलब 1978 से लेकर 1983 तक का अवधि माना गया। लेकिन जनता पार्टी सिर्फ 2 साल तक ही चल पाई और उसके बाद पुनः इंदिरा गांधी की सरकार आई। तो इस तरह से जो अनवरत योजना था वो सिर्फ 2 ही साल तक चला, 1978 से लेकर 1983। फिर जैसे ही इंदिरा गांधी की सरकार आती है फिर अनवरत योजना को ख़त्म कर दिया जाता है और उसके बाद फिर 6ठी पंचवर्षीय योजना लागू की जाती है। तो इसको थोड़ा हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या रहा इसमें, इस दौर को। तो अनवरत योजना हम लोग का शुरू हो रहा है। अनवरत योजना कब से कब शुरू हो रहा है? 1978 से लेकर 1980 तक 2 ही साल रहता है। लेकिन इसका उद्देश्य कितना था? उद्देश्य 5 साल का ही था, मतलब 1978 से लेकर 83 तक उद्देश्य था। लेकिन जब सरकार, मतलब दोबारा इंदिरा गांधी की सरकार आती है और जनता पार्टी की सरकार जब गिर जाती है तो फिर 6ठी पंचवर्षीय योजना शुरू हो जाता है। तो उससे पहले अनवरत योजना की कुछ विशेषताएं रही है, उसको देखते हैं। ये जो अनवरत योजना या फिर रोलिंग प्लान, इसका जो पूरा मॉडल था गुन्नर मिल्डल द्वारा अपनी पुस्तक, मतलब जो गुन्नर मिल्डल है, गुन्नर मिल्डल, इनके एक पुस्तक था, पुस्तक का नाम है एशियन ड्रामा। पुस्तक का नाम क्या है? एशियन ड्रामा। इस पुस्तक के आधार पर ये पंचवर्षीय योजना चल रहा था। कौन सा? अनवरत योजना का। लेकिन हालांकि ये 5 वर्ष नहीं चला, सिर्फ 2 साल ही रहा। और कौन सी पार्टी के इसमें योगदान था? जनता पार्टी। इतना हम लोग को इसके बारे में जानना है। साथ ही साथ और एक इसमें था जो इन योजना से जुड़ा हुआ था, उनका नाम था डीटी लकड़वाला।
DT लकड़वाला, इनका भी अनवरत योजना या रोलिंग प्लान में योगदान थे दोनों का। आगे इसमें कुछ कुछ उद्देश्य भी शामिल था, जैसे कि शराबबंदी पहली बार इसी में आया था। शराबबंदी कौन सी योजना का देन है? अनवरत योजना या फिर रोलिंग प्लान का। साथ ही साथ जो PDS सिस्टम था उसको फिर विस्तार किया गया, PDS सिस्टम का विस्तार। तो ये सब 2 वर्ष में ये सब हुआ। आगे हम लोग अब चूँकि जनता पार्टी ज़्यादा दिन तक नहीं रही, जनता पार्टी की सरकार, तो फिर पुनः जब इंदिरा गांधी की सरकार आती है तो फिर उन्होंने अनवरत योजना को ख़त्म करके दोबारा छठी पंचवर्षीय योजना शुरू कर देती है। तो हम लोग अब कौन सा पढ़ेंगे? छठी पंचवर्षीय योजना। तो 6th 5 ईयर प्लान ना, 6 5 ईयर प्लान। इसका कालखंड कब से कब था? 19, क्योंकि ये 1980 तक चला ना, तो 1980 से कितना होगा? 85 होगा। तो ये कौन सी पार्टी लाई? फिर इंदिरा गांधी ने लाई। इसका जो मॉडल था, मॉडल का नाम था आगत निर्गत। मॉडल का नाम क्या था? आगत निर्गत। आगत निर्गत का उद्देश्य यही था, अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका आउटपुट भी निकल जाए। इस मॉडल का मेन थीम यही था। इसका उद्देश्य देखें, ज़्यादातर उद्देश्य जो इंदिरा गांधी का था वो गरीबी उन्मूलन ही था, लेकिन अब तक गरीबी उन्मूलन हो नहीं पाया। दुर्भाग्य की बात है। जो चौथी पांचवी योजना से, पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई है और अब तक चलती रही है। तो ये हम लोग छठी पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं। इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, एक गरीबी उन्मूलन करना है। दूसरा क्या होगा? दूसरा जो इनका उद्देश्य था वो रोजगार में वृद्धि करना भी था। रोजगार में वृद्धि करना। तो एक्चुअली रोजगार में वृद्धि होगा तो गरीबी अपने आप कम हो जाएगा। तो इसी का आगे और देखते हैं कि इसमें क्या क्या काम किए थे इन्होंने। चूँकि गरीबी उन्मूलन का एक ये भी उद्देश्य था, अगर मतलब मान के चलिए गांव साइड है, गांव साइड में बैंकिंग प्रणाली सही से नहीं रहेगी तो लोग ना तो ऋण ले पाएंगे, और जब लोग ऋण नहीं ले पाएंगे और ऑलरेडी लोगों के पास पैसा कम है तो लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे और ना ही उससे रोज़गार में वृद्धि होगी। तो सरकार ने ये फिर से मतलब 6th 5 ईयर प्लान में दोबारा फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, ताकि जो संसाधन की गतिशीलता है वो गांव तक पहुंच सके और लोगों को रोज़गार प्राप्त करने के लिए या रोज़गार प्रदान करने के लिए या सृजन करने के लिए इन्वेस्ट करने की आवश्यकता होती है। और इन्वेस्ट कैसे होगा? जब तक उनके पास पैसा नहीं होगा तो पैसा कहाँ से लाया जाएगा? बैंकों से। और बैंक उस टाइम चूँकि गांव साइड उनका शाखाएं नहीं थी तो वहाँ पे बैंकिंग सुविधा नहीं थी, तो इसलिए फिर से 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। तो इसमें क्या किया जा रहा है? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। छः बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है इसके तहत। और बाकी और जैसे कि उद्देश्य क्या होगा? मतलब रोजगार में वृद्धि करना है तो आधुनिकीकरण करना होगा, आर्थिक और प्रौद्योगिकी पर आत्मनिर्भरता प्राप्त करना होगा। तो आधुनिकीकरण करना है। और क्या करना होगा? औद्योगिक क्षेत्रों को भी तो विकास करना होगा। तो आर्थिक तथा क्या होगा? प्रौद्योगिकी, आर्थिक तथा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता।
तो आत्मनिर्भरता बनेगा आर्थिक रूप से, प्रौद्योगिकी रूप से, तभी तो रोजगार में वृद्धि होगी, और रोजगार में वृद्धि होगी तो क्या होगा, गरीबी उन्मूलन होगा। तो ये इसी का सिद्धांत है। विकास के क्षेत्रों में अल्प और दीर्घकालिक लक्ष्यों में समन्वित स्थापित करना, जो मतलब विकास का जो लक्ष्य है, जो तत्कालीन और लॉन्ग टर्म में जो प्राप्त करना है, दोनों को क्या करना है, समन्वय करना है एक दूसरे से। फिर घरेलू ऊर्जा क्षेत्रों को तेजी करना होगा, मतलब जो ऊर्जा क्षेत्र है, क्योंकि कोई भी उद्योगों चलाने के लिए ऊर्जा अत्यंत आवश्यक है, आधारभूत आवश्यकता है, उसके बिना तो कोई कंपनी चलेगी नहीं, कोई मशीन चलेगी नहीं। तो इसलिए ऊर्जा क्षेत्रों की उपलब्धता को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो ये सब जो है 6th 5 ईयर प्लान का टारगेट था कि ये सब हम लोग को करना है। तो हम लोग आज क्या पढ़ा अब तक, अनवरत योजना, उसके बाद 6th 5 ईयर प्लान। आगे हम लोग देखेंगे कि 7th 5 ईयर प्लान, उसमें क्या क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो कौन सा है अभी, 7th 5 ईयर प्लान। अच्छा, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, जो नए हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जो देखें, मतलब जो चर्चा किए हैं, उसको भी एक बार ज़रूर देखें। तो क्या होगा कि कंटिन्यूटी बना रहेगा, तो पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा आप लोग। हम लोग अब चर्चा करेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। इस योजना का जो मॉडल था, मॉडल में कौन है, जॉन डब्ल्यू मिलर। तो मॉडल में जो होगा उसका नाम क्या है, जॉन डब्ल्यू मिलर, जॉन डब्ल्यू मिलर इसका है मॉडल। आगे हम लोग इसमें इसका जो उद्देश्य है उसको देखते हैं। उद्देश्य में क्या क्या होगा, उद्देश्य में होगा हम लोग का रोजगार वृद्धि करना, ये सब चलेगा। अभी भी देखिए कोई भी योजना आ रहे हैं, मेन मकसद क्या है, रोजगार। तो रोजगार, क्योंकि बेरोजगारी इतना है तो रोजगार देना पड़ेगा। और रोजगार देने के लिए क्या होगा, हर एक आदमी को रोजगार अगर देना होगा तो सबसे पहले हम लोग को जनसंख्या की जो वृद्धि है उसको भी तो कंट्रोल करना होगा। तो जनसंख्या की वृद्धि की क्या करना, जनसंख्या की जो वृद्धि है, जनसंख्या की वृद्धि को क्या करना होगा, कम करना होगा। ठीक, सरकार के पास इतना पैसा और इतना रोजगार कहाँ से रहेगा कि हर एक आदमी को रोजगार दें। तो इसलिए क्या होगा कि जनसंख्या को कम करना होगा, जनसंख्या की जो वृद्धि है इसको कम करना होगा। आगे पोषण का पर्याप्त स्तर होना चाहिए। जब रोजगार होगा, जनसंख्या की वृद्धि में कमी होगी, तो जो खाद्यान्न फसल है, जो खाद्यान्न है उसको क्या होगा, लोगों को उचित मात्रा में मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसका उद्देश्य में ये भी रहेगा कि पोषण का पर्याप्त स्तर, पोषण का पर्याप्त स्तर। साथ ही साथ इसके पहले हम लोग जो देखे थे ऊर्जा उपलब्धता, तो ये सब भी इसमें रहेगा। क्योंकि 5 साल अगर ऊर्जा उपलब्धता के बारे में अगर चर्चा किए या फिर हम लोग योजना लाए, तो क्या ज़रूरी है कि 5 वर्षों में ही ऊर्जा क्षेत्र में हम लोग आत्मनिर्भर बन गए। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हो नहीं पाए और अभी भी ऊर्जा में हम लोग आत्मनिर्भरता नहीं है। तो इसलिए 7वीं पंचवर्षीय योजना में भी ऊर्जा क्षेत्रों के विकास की बात किया जाता है। ऊर्जा क्षेत्रों क्या करना होगा, वृद्धि करना होगा। तो ये सब इसका उद्देश्य था। तो इससे संबंधित जो होगा, रोजगार है तो रोजगार बढ़ाने के लिए योजनाएं आएगी, जनसंख्या की वृद्धि को कम करने के लिए योजनाएं लाई जाएगी, पोषण का पर्याप्त स्तर सबको मिले इसके लिए सरकार ध्यान देगी, और ऊर्जा क्षेत्र में मतलब ऊर्जा क्षेत्रों में विकास करने की बात कही गई इसके तहत। इसमें और एक चीज़ है कि इस पंचवर्षीय योजना में
पारिस्थितिकी और पर्यावरण संरक्षण पर भी बल देता है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण भी तो करना होगा। ऊर्जा संरक्षण की इसमें बात होता है। ऊर्जा संरक्षण की बात करेंगे तो गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत होगा उसका विकास करना होगा। तभी तो हम लोग जो परंपरागत जैसे पेट्रोलियम, कोयला, ये सब जो यूज कर रहे हैं उसको कम यूज करेंगे, तभी तो हम लोग ऊर्जा का संरक्षण कर पाएंगे। अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोयला का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा दिन तक हम लोग को ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी ना। अभी है इसलिए यूज कर रहे हैं, और जब नहीं होगा तो क्या करेंगे। तो इसलिए संसाधन होते हुए बाकी वैकल्पिक संसाधनों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसी क्रम में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में फिर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास की बात किया जाता है। कौन सा? गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्रों का क्या करना होगा? विकास। ऊर्जा क्षेत्रों के स्रोत का क्या करना है? विकास करना है। साथ ही साथ इसमें और एक चीज़ था इस योजना में कि पारिस्थितिकीय और पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया गया। किस किस पर? पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय संरक्षण पर बल दिया गया। तो ये था हम लोग का 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। अच्छा, हम लोग ये तो डेट लिखना भूल ही गए कि 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब चला। तो ये हम लोग का 1985 से लेकर 1990। अच्छा, हम लोग को और एक चीज़ देखना है, जैसे कि पंचवर्षीय योजना अगर याद नहीं रह रहा है तो जो जिस वर्ष जन्म लिए हैं, मतलब जिस वर्ष जिनका पैदा हुआ है, उस वर्ष का तो कम से कम उसको मूजवानी याद रखना होगा कि उस पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ। उसके साथ अपने पड़ोसी, अपने घर के परिवारों या अपने दोस्तों से, वो लोग से जो मतलब जिस वर्ष पैदा हुए हैं, तो वो लोग से क्या होगा कि उसको कनेक्ट करना है कि उस टाइम कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा था। तो इससे क्या होगा कि याद करने में आसानी होगी। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं याद करने कैसे करना है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग देख लिए। अब इसके पहले एक्चुअली इसके बाद में, जैसे कि हम लोग पहले चर्चा किए थे कि किसी भी देश की जो वहाँ की योजनाएं होंगे, प्लानिंग होगा, उस देश की राजनीति पर डिपेंड करता है, वहाँ की आर्थिक परिस्थिति पे डिपेंड करेगा क्या योजनाएं लागू करनी है, क्या योजनाएं अगले 5 साल या अगले साल 1 साल के लिए बनाई जाएगी। ये हम लोग चर्चा किए थे। तो इसी समय मतलब भारत की जो स्थिति एक्चुअली 1985 के बाद से ही आयात में वृद्धि हो गई थी, और जब आयात में वृद्धि हो गई तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में वहाँ नकारात्मक संकेत आने लग गया। साथ ही साथ खाड़ी युद्ध के आसपास का टाइम होने के कारण और सोवियत संघ का जो विघटन होता है सोवियत संघ का विघटन, ये सब के कारण क्या हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही दयनीय अवस्था में आ गई। ऐसा भी एक टाइम आ गया कि सिर्फ और सिर्फ 21 दिन मतलब 3 सप्ताह का ही मतलब रिजर्व में पैसा रहा बाकी वस्तुओं का आयात करने के लिए। तो इस परिस्थिति में इस परिस्थिति को देखते हुए जो उस टाइम रेटिंग एजेंसी होते थे मूड, उन्होंने भी अपना जो उसका जो ग्रेडिंग होता है उसको कम कर दिया गया था। साथ ही साथ जब इस टाइम पे जो सरकार थी चंद्रशेखर जी हमारे उस टाइम प्रधानमंत्री थे, और उसके टाइम तो बजट भी नहीं पास हो पाया इस परिस्थिति से। तो क्या हुआ कि फाइनली क्राइसिस आ गया 1991, और इसी को इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस 1991 कहा जाता है। तो इस परिस्थिति में
भारत ने जो कदम उठाए वो एक एक साल के लिए उठाए, और इसलिए यहाँ पे पंचवर्षीय योजना हम लोग को देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे 1990 से लेकर 1992 तक एक योजना अवकाश के रूप में हम लोग को दिखाई देता है। तो इसके बारे में हम लोग कुछ लिखते हैं। क्या नाम होगा इसका अभी? योजना अवकाश। योजना अवकाश हम लोग और एक पढ़ रहे थे 1966 से लेकर 1969। उस टाइम क्या होता है, युद्ध हुआ था और सूखा आया था। यहाँ क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई, आयात में वृद्धि होते गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट कम होते गया। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो उसमें भी एक वीडियो बना देंगे। तो अभी हम लोग योजना अवकाश को देखते हैं। योजना अवकाश कब का? ये 1990 से लेकर 1992 तक है। इस टाइम पीएम हम लोग का 2 था। प्रथम जो आएगा 2 था, मतलब एक के बाद एक साथ 2 नहीं था। तो प्रथम जो थे उनका नाम था चंद्रशेखर, मतलब जो इस क्राइसिस को झेल रहे थे, चंद्रशेखर। और एक कौन सी पार्टी का था? समाजवादी जनता पार्टी। और उसके बाद इनका मुश्किल से कितना ज़्यादा दिन ये प्रधानमंत्री नहीं बने थे। नवंबर 1990 से लेकर जून 1991 तक ही था। और इसके बाद कौन बनता है? इसके बाद हम लोग का पीएम बनते हैं नरसिम्हा राव। कौन? पीवी नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव ये प्रधानमंत्री। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह। ये थोड़ा हम लोग सरकार के बारे में देख लिए कि उस टाइम सरकार की स्थिति क्या थी। कहा जाए तो अगर हम लोग राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी, इसमें कोई डाउट नहीं था। आगे हम लोग देखेंगे कि योजना अवकाश में फिर क्या क्या लाया गया। तो सबसे पहले इसमें जो लाया है, कौन सा लाए हैं? चूँकि भारत के पास सिर्फ 21 दिन का ही रिजर्व था, तो ऐसे में और साथ ही साथ जब बजट पारित नहीं कर पाई थी कौन? चंद्रशेखर जी की मंत्रालय में, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने भी ऋण देने के लिए मना कर दी थी। ऐसे में भारत के पास सिर्फ एक ही और एकमात्र उपाय था, वो था अपना सोना को गिरवी रखना। और इसी को फिर नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने सोने को गिरवी रखे आईएमएफ पर। और जब गिरवी रखे तो भी वो लोग देना नहीं चाह रहे थे ऋण, लेकिन उसके लिए उन्होंने कुछ शर्तें भी रखी। उन शर्तों पर अगर जब हम लोग हाँ किए तभी जाके हम लोग को ऋण मिला है, नहीं तो ऋण भी नहीं मिल रहा था। तो वो शर्तें था कि जो हम लोग संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था को अपना रहे तो उसको हटाना होगा, मतलब ग्लोबलाइजेशन करना होगा। जो हम लोग मतलब लाइसेंस पद्धति से था, उसको हम लोग को क्या करना होगा? लाइसेंस पद्धति वाला जो था उसको उदारीकरण करना होगा, ताकि कोई भी कंपनी आकर बैठ जाए यहाँ पे उत्पादन प्रक्रिया शुरू कर दे। साथ ही साथ जो जो गवर्नमेंट, हर एक क्षेत्रों को गवर्नमेंट का बोलबाला था उसको भी रोकना होगा, और उसके लिए फिर प्राइवेटाइजेशन। तो इस तरह से जो योजना अवकाश में नई आर्थिक नीति लाती है भारत की ओर से, नई आर्थिक नीति जो था, इन्होंने एलपीजी को लाया। एल से हम लोग क्या बोले? उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। पी से प्राइवेटाइजेशन, मतलब निजीकरण। और जी से ग्लोबलाइजेशन, मतलब भूमंडलीकरण। मतलब नई आर्थिक नीति ने हम लोग को उदारीकरण किया। जो हम लोग पहले लाइसेंसिंग जो पद्धति था किसी भी कंपनी को, लाइसेंसिंग
इसको क्या किया हम लोग, कम कर दिया। निजीकरण में क्या हुआ, जो सरकार की जो स्वामित्व था उसको धीरे धीरे कम करना पड़ा। और भूमंडलीकरण, पहले टैरिफ नॉन टैरिफ इस टाइप से ज़्यादा भारत सरकार लगाती थी विदेशी वस्तुओं के आयात पर, लेकिन इसको भी अब मतलब टैरिफ नॉन टैरिफ को कम कर दिया गया। मतलब विदेशी वस्तुएं भी आसानी से भारतीय मार्केट में प्रवेश कर सके, इसलिए भूमंडलीकरण किया गया। तो इस तरह से हम लोग को बहुत बड़ी चुनौती से निकालने के लिए नई आर्थिक नीति लाई गई थी, जिसके तहत एलपीजी था। और इनमें जो सबसे ज़्यादा योगदान किनका था, इसमें हमारे उस तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और तत्कालीन माननीय फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम जो मनमोहन सिंह थे, ये दोनों के योगदान से ही नई आर्थिक नीति आती है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोग अनवरत योजना के बारे में पढ़ें, 6th 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ें, 7th 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ें और योजना अवकाश के बारे में पढ़ें। अगले एक वीडियो में हो सके पंचवर्षीय योजना को पूरा कर लेंगे और उसके बाद एक मेंस का आंसर राइटिंग भी देखेंगे कि मेंस में अगर योजना पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे तो उसमें कैसे लिखना है, उसको भी हम लोग देखेंगे। आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप नए हैं तो। थैंक यू। आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा और इस प्रयास को लेकर आपका क्या सुझाव है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रिया का तहे दिल से इंतज़ार रहता है। नमस्ते, जोहार, जय हिंद।